Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 450. आपको ये टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज हम कौन सा essay कवर अप करने वाले हैं. तो अभी तक हमने बहुत सारे essays कवर कर लिए हैं. तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक वो essays कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. So yeah, let's start with essay 450, evaluation of misstatements identified during the audit. So हमने पहले जो essays कवर किए थे essay 300, essay 320, तो तब मैंने उनको पढ़ाते हुए, उनको बताते हुए आपको बताया था कि ये जो एसेज हैं ये काफ़ी लिंक्ड है विद essay 450. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मटीरियलिटी की बात होती थी. जब हम प्लान कर रहे हैं अपने ऑडिट को, तब भी जब हम मटीरियलिटी डिसाइड कर रहे हैं कितना मटीरियलिटी लेवल होना चाहिए, कितना परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल होना चाहिए, तो तब भी हमने देखा था कि मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल ना हो, इसके लिए हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ. अगर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो भी रही हैं तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ, डिटेक्ट कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ. तो हमने बार बार ये वर्ड देखा मटीरियलिटी, तो हमने essay 320 कवर अप कर लिया. फिर essay 320 के अंदर हमें मिस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो समझ नहीं आ रहा था, या मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो भी जाती हैं तो क्या करना होता है वो पता नहीं चल रहा था. तो इसीलिए ये तीनों essays काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं. Whenever you are studying essay 300, you should also try covering up essay 330, essay 320 and essay 450. These are all linked up. ओके, सो essay 450 की अगर मैं बात करूँ तो essay 450 में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं जो भी मुझे मिस स्टेटमेंट्स मिल रही हैं जब मैं ऑडिट कर रही हूँ उस टाइम पर वो क्या मिस स्टेटमेंट्स हैं, उनको कैसे कैसे मुझे ट्रीट करना है, क्या आगे अगर कोई मुझे मिस स्टेटमेंट मिलती है तो मुझे उसके साथ कैसे डील करना है इस एसे के अकॉर्डिंग. तो हम इस एसे में ये सारे पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ रिव्यू या ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ इसके बारे में कि इस एसे में क्या लिखा हुआ है. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. तो मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर आइटम है जिसका अमाउंट लिखा है सपोज 5 लाख, ठीक है, और आपकी जो FRF है, मतलब आपकी जो भी जिस भी तरह से आप रिपोर्टिंग करते हो उस ES, इंडेस जो भी है, उस कंपनीज एक्ट वट एवर इट इज़, उसके हिसाब से जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी उस पर्टिकुलर आइटम की, दैट शुड हैव बीन 4 lakhs. ओके, सो आपने जो रिपोर्ट किया दैट इज़ 5 lakhs एंड जो रिपोर्ट होना चाहिए था दैट वाज 4 lakhs. तो बताओ क्या ये ठीक किया आपने? नहीं. तो जो आपने रिपोर्ट किया और जो आपको करना चाहिए था उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? 1 लाख. 1 लाख इज योर मिस स्टेटमेंट इन माय एग्जांपल. ओके, सो मिस स्टेटमेंट का मतलब तो समझ आ गया. क्या ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस होने की वजह से मिस स्टेटमेंट बोला जाता है या फिर और भी केसेस में हम मिस स्टेटमेंट बोल सकते हैं? सो अगर आपको कोई चीज़ क्लासिफाई करनी थी एज नॉन करंट एसेट्स एंड आपने क्लासिफाई कर दिया एट करंट एसेट्स एज करंट एसेट्स, तो क्या वो सही है? नहीं. तो ये भी आपकी मिस स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि आपको जो करना था एज पर दी FRF दैट वाज नॉन करंट एसेट्स एंड व्हाट यू डिड वाज करंट एसेट्स. You classified it as current assets. Whether it is right or wrong, it is wrong. It is a misstatement. So misstatement तो बहुत easily आपको समझ आ गया होगा. जो करना था वो नहीं किया, जो कर लिया वो नहीं करना था, जो करना था वो नहीं किया और जो नहीं किया वही तो गड़बड़ हो गई. दैट इज़ योर मिस स्टेटमेंट. सो ये डिफरेंस जो हो सकता है ये आपका अमाउंट में भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन में भी हो सकता है, या प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है. तो इसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में, वट एवर इट इज़, इसके बीच का डिफरेंस जो होना था और जो कर दिया उसी को हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं. तो आपको मिस स्टेटमेंट क्या होता है अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अब मिस स्टेटमेंट्स किस वजह से हो सकती हैं? लेट्स थिंक अबाउट इट. मिस स्टेटमेंट्स आप जानबूझकर भी कर सकते हो. आपको पता था इसको मुझे इस तरीके से डिस्क्लोज करना है, स्टिल यू डिड इट इन अ रॉन्ग वे. व्हाई? बिकॉज यू वांटेड टू हाइड सम इन्फॉर्मेशन. तो क्या ये जानबूझ के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. इट कैन बी ड्यू टू intentional errors and it can be due to unintentional errors as well. हो सकता है आपने गलती से वो आइटम गलत क्लासिफाई कर दी, गलत डिस्क्लोज कर दी या गलत अमाउंट लिख दिया, and that is purely because of
error, unintentionally you did that mistake, misstatement, that is okay. तो misstatement या error की वजह से हो या intentionally मतलब fraud की वजह से हुई हो, that does not matter. Both of them are known as misstatements. Whether the errors are committed intentionally or unintentionally, it does not matter. मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में दोनों ही कवर होते हैं. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बहुत सिंपल है. क्या बोल रही है डेफिनेशन? जो रिपोर्ट करना था, जैसे करना था, यू डिड इट इन अ रॉन्ग वे. ओके. मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स है या नहीं, मटीरियलिटी के हिसाब से डिटर्मिन होगा. दैट वाज कवर्ड अंडर एसए 320. तो मिस स्टेटमेंट क्या है वो पता चल गया. क्या हर एक डिफरेंस आपका मटीरियल डिफरेंस होता है? नहीं. आपको 450 रुपीज़ पर डिस्क्लोज करना था, आपने 500 पे कर दिया. आपकी बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं दैट आर इन रुपीज़ इन करोर्स, क्या आपके लिए वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी? नो. क्यों? क्योंकि अमाउंट में डिफरेंसेस ही बहुत कम है. राइट. सो मिस स्टेटमेंट क्या होती है वो पढ़ रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि मटीरियल है या नहीं. तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है मिस स्टेटमेंट क्या है. राइट. अब मिस स्टेटमेंट किस किस वजह से हो सकती है, लेट अस थिंक अबाउट इट. तो आपकी जो मिस स्टेटमेंट हो सकती है, हो सकता है ना, जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर आप रिकॉर्ड्स बनाने वाले हो, अपने फाइनेंशियल्स बनाने वाले हो, वो डेटा ही आपने गलत कलेक्ट करा है. बिल्कुल हो सकता है आपने डेटा गलत लिया, उसकी प्रोसेसिंग तो सही से कर दी, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका डिस्क्लोजर्स होंगे, अमाउंट्स जाएंगी, क्लासिफिकेशन जाएंगी, वो करेक्ट जाएंगी क्या? नहीं, क्योंकि आपका बेस ही खराब था. पर चलो ठीक है, मैंने ध्यान से काम किया, मैंने तो डेटा अच्छे से ही कलेक्ट किया और बहुत एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया. लेकिन जब उसकी एंट्री कर रहे थे, एंट्री करते हुए मैंने कुछ गलत एंट्री डाल दी. तो बताओ क्या इससे भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. क्यों? क्योंकि जो होना था, जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करी गई थी, जिसके बेसिस पर यू शुड हैव रिपोर्टेड इन योर फाइनेंशियल्स, यू रिकॉर्डेड इट एट अ डिफरेंट वैल्यू. व्हाई? बिकॉज यू प्रोसेस्ड दैट ट्रांजैक्शन इनकरेक्टली, यू एंटर्ड दैट ट्रांजैक्शन इनकरेक्टली. सो कलेक्शन भी गलत हो गई तो भी मिस स्टेटमेंट हो जाएगी, प्रोसेसिंग गलत हो गई तो भी मिस स्टेटमेंट हो जाएगी. तो दोनों ही केस में मिस स्टेटमेंट हो सकती है. इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर दिस. राइट. ऑल्सो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कलेक्शन प्रोसेसिंग सब सही हुई, लेकिन जब डिस्क्लोजर करने की बारी आई, जब अमाउंट लिखने की बारी आई, तब मैंने गलती कर दी. मैंने अमाउंट लिखा ही नहीं, या मैंने जो डिस्क्लोजर कर दिया वो करा ही नहीं, डिस्क्लोज करना था नहीं किया, गलत दिखा दिया. तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, और आई कैन से द रीजंस फॉर मिस स्टेटमेंट्स. ऑल्सो हो सकता है आपको जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगानी थी एज पर द एप्लीकेबल FRF, आपने वो नहीं लगाई, आपने गलत ही पॉलिसी को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, या सही पॉलिसी सिलेक्ट करी थी बट एप्लीकेशन में गलती कर दी. ऐसा भी हो सकता है. रॉन्ग पॉलिसी सिलेक्ट करी, एप्लीकेशन सही से कर दिया, तो भी तो गलत हो गया ना. ये सिलेक्शन सही से किया बट एप्लीकेशन में मिस्टेक कर दी. सो इन बोथ वेज मिस स्टेटमेंट विल बी देयर इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अच्छा, अब आपको पता है जब हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं तो काफ़ी जगह पर हमें एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव दी एक्चुअल फिगर्स. राइट. सो इस केस में क्या होगा, इस केस में यू टेक दी जजमेंट, यू बेस्ड अपॉन योर जजमेंट्स यू मेक सम एस्टिमेट्स एंड शो दैट इन योर फाइनेंशियल्स. ओके. तो हो सकता है ना जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने चाहिए थे, कुछ गिवन फैक्ट्स के बेसिस पर, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर, यू incorrectly or misinterpreted those facts and you incorrectly selected some accounting estimates, and based upon which you wrote an amount, you disclosed something. So this way a misstatement may happen. Why? Because what you should have used based upon the facts of the given case, you did not do it rightly. You selected a wrong accounting estimate, or you did the estimation on a wrong basis. In that case, misstatement may be caused in your financial statements. Right. So बहुत easy है ये points याद करना अगर आप लिंक करके पढ़ोगे. सबसे पहले क्या होता है जब आप financials बनाते हो, you collect the data, you process it, and when you process it, you use some accounting policies, accounting estimates, and then you disclose the amounts. This way, this sentence will help you to remember the points of these reasons of misstatements. So let me repeat. First one was inaccuracy in collection of data. Second one was inaccuracy in processing of data.
third one was omission of an amount or disclosure, and fourth one was wrong selection and application of the accounting policies. Also, अगर आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इनकरेक्ट लिए हैं बिकॉज यू मिस इंटरप्रेटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस, देन ऑल्सो अ मिस स्टेटमेंट में बी कॉस्ट. सो वैसे तो मैं आपको ब्रीफ में बताने वाली थी पूरा इससे पहले, बट कोई बात नहीं, हम पहले डिटेल में कवर कर लेते हैं और लास्ट में क्विकली एक बार सम अप करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर क्विक रिविजन हो जाएगा. ओके, अभी डिटेल में कर लेते हैं. राइट, सो अभी हमें समझ आ गया मिस स्टेटमेंट क्या होता है. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस दैट कॉजेज मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ अब एज एन ऑडिटर, भाई मुझे तो ऑडिट करना है, मुझे समझ तो आ गया मीनिंग. अब मुझे क्या प्रोसीजर्स लगाना है ये बताओ भाई. ऐसे में क्या लिखा है कि प्रोसीजर्स क्या क्या हैं. तो अगर मुझे कोई मिस स्टेटमेंट्स मिल गई, मुझे मिस स्टेटमेंट का मीनिंग तो समझ आ गया, अब मुझे मिस स्टेटमेंट मिल भी गई, तो मुझे बताओ एज एन ऑडिटर मुझे क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं. तो ऑडिटर को क्या करना होता है, मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उन मिस स्टेटमेंट्स को जो कि मटीरियल हैं, एंड वो मिस स्टेटमेंट्स जो एरर की वजह से हुई हैं बट फ्रॉड की वजह से नहीं हुई. क्यों फ्रॉड की वजह से क्यों नहीं लेनी? फ्रॉड की वजह से इसलिए नहीं लेनी क्योंकि फ्रॉड को कवर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एसए है विच इज़ एसए 240. इसीलिए जो अदर देन फ्रॉड वाली मिस स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर हमारी कवर्ड हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं. तो ऑडिटर ने जैसे ही मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उसको लगा कि वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स है, मटीरियल है, ऐसा कैसे डिसाइड किया, बेस्ड अपॉन एसए 320. ओके, तो मटीरियल लगी. अब वो मिस स्टेटमेंट्स बिना फ्रॉड के हुई, मतलब एरर्स वाली मिस स्टेटमेंट थी. तो उस केस में एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मुझे मेरी जो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान मैंने ऑडिट शुरू करने से पहले बनाया था, क्या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस मटीरियल मिस स्टेटमेंट. मुझे पहले ये चीज़ सोचनी पड़ेगी. अगर मुझे लगता है हाँ मुझे उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लानिंग तो आपकी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, हर टाइम आपको प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, अपडेट करना पड़ सकता है. सो इफ इन केस यू थिंक you need to change your strategy or audit plan, so what will you do? You will go back to the SA 300. Why? Because SA 300 was all about this कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, ऑडिट परफॉर्म कैसे करना है, और इट वॉज ऑल अबाउट दैट. सो आपको जैसे ही ये पढ़ा चेंजेस करने हैं इन दी ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, वापस से कहाँ पे चले जाओगे, जो SA 300 में लिखा है उसके हिसाब से काम करोगे. ओके, दैट इज़ वाई आई सेड SA 300, SA 320, SA 450, these are linked. So you must know कि कौन से एसेस किसके साथ लिंक्ड है. तो आप उनको पढ़ोगे तो आपको इजीली याद भी रहेगा कंटेंट और जल्दी जल्दी आपके एसेस कवर हो जाएंगे. ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, तो मुझे मिस स्टेटमेंट्स लगी मटीरियल. मैंने चेक किया कि क्या मुझे ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में चेंज करना है. अगर मुझे लगा कि हाँ चेंज करना है तो आई विल फॉलो द रिक्वायरमेंट्स एज पर SA 300. नाउ अब मुझे जैसे ही मिस स्टेटमेंट्स, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होंगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस बात को मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे मिस स्टेटमेंट्स मिले हैं, आप बताओ कि इसको करेक्ट कर रहे हो या नहीं. आप उनको बताओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप प्लीज़ इनको करेक्ट करके बताओ, मुझे करेक्ट करके दो, बिकॉज दीज आर मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, मैनेजमेंट के दो आंसर्स हो सकते हैं, दो रिप्लाईज हो सकते हैं इस पर. एक तो मैनेजमेंट बोलती है हाँ जी फटाफट से मैं करेक्ट कर देता हूँ. दूसरा रिप्लाई हो सकता है नहीं हम नहीं कर रहे. तो अगर आपकी मैनेजमेंट ने बोला कि हम नहीं कर रहे, तो पहले तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, भाई पूछोगे तो सही कि क्यों नहीं कर रहे. सो यू शुड अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर reasons why the management is not making the corrections as you requested them to do so. So reasons देखो, reasons देखने के बाद मटीरियलिटी को रीअसेस करो कि क्या ये एक्चुअल में मटीरियल है या नहीं है. अगर आपको लगता है कि ये जो रीजंस दे रही है ना मैनेजमेंट, ये बिल्कुल भी फालतू के हैं, जस्टिफाइड ही नहीं है, और आपको लगता है कि जो ये मिस स्टेटमेंट्स हैं ये मटीरियल हैं, क्योंकि मैंने मटीरियलिटी रीअसेस करी ऐसे 320 के हिसाब से, तो मुझे लगा नहीं ये मिस स्टेटमेंट्स तो मटीरियल हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को छोड़ो, अब जाओ सीधा TCWG के पास, उनको इस बात के बारे में बताओ कि ऐसे कोई मुझे कुछ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स मिले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप ही ठीक करवाओ. तो TCWG अगर करेक्ट करा देती है तो बहुत ही बढ़िया, करेक्ट नहीं करवाती तो क्या करोगे, आपका जो ओपिनियन है
वो इस ना करेक्शन करवाने की वजह से कैसा हो जाएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे एज पर एस 705 और साथ ही साथ मैनेजमेंट से TCWG से WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करोगे इस बात का कि उनके हिसाब से तो ये मिस स्टेटमेंट्स इमटेरियल हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मटेरियल है तो मैंने अपनी ओपिनियन मॉडिफाई कर दी। बट हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा ये मटेरियल नहीं है और मैं कह रहा हूँ है, तो इसीलिए दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए उस बात का WR ले लो कि वो लोग कह रहे थे मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ओके, अब जो ये WR की बात है, WR की बात कहाँ लिखी है, कौन से एस्से में लिखी है, तो WR की बात आपको एस्से 580 के अंदर मिलेगी। तो आप सोच रहोगे कि आपने अभी एक एस्से पढ़ा है, एस्से 450, और उसके अंदर कितने सारे एस्सेज का नाम आ गया। इसीलिए आ गया क्योंकि एस्सेज जो होते हैं वो काफ़ी इंटरलिंक्ड होते हैं। आप इंडिविजुअली एक एस्से को पढ़ के ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैंने कवर अप कर लिया और ये इंपॉर्टेंट है तो इट्स डन। नो, आपको सारे के सारे एस्सेज कवर अप करने चाहिए क्योंकि दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। रिपोर्टिंग वाले तो देखो सभी जगह है, क्योंकि रिपोर्टिंग आपकी हर एस्से के अंदर जो भी आप डिसीजन लोगे उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करोगे। इसीलिए और भी जो एस्सेज होते हैं अगर वो लिंक्ड हैं तो आपको उनको लिंक्ड तरीके से ही पढ़ना चाहिए। दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट। ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, हम नहीं कर रहे करेक्शन। बट हो सकता है ना मैनेजमेंट हाँ भी बोल दे, आराम से करेक्ट भी कर दे वो मिस स्टेटमेंट्स को जो आपने उनको बताई हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी तो अब आप क्या करोगे, करेक्ट करी है नहीं करी है इस चीज़ को चेक करने के लिए यू विल परफॉर्म सम एडिशनल प्रोसीजर्स की मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स अभी भी हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स अब नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, आपकी जो ओपिनियन है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो जाएगी। वाई? बिकॉज देर आर नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स लेफ्ट, management has already corrected them. So as per SC 700 your opinion will become unmodified, but even after requesting them to correct the same and they are saying they have corrected it, and when you perform the additional procedures you realize that no, the material misstatements still exist, then what will you do? You will again request the management to correct them, correct the material misstatements. Again the procedure will follow. See, I have shown this by an arrow. You can see the arrow over here. I have made this arrow where I am showing you the sequence. Like if the misstatements remain in the financial statements, you will again ask the management to correct the same. Again the procedure will continue. Whether the management refuses to make such changes, makes those changes, or the management corrects the same, you will check that out. फिर आप again ये procedure follow करोगे and you will decide whether they have corrected it or not. करेक्ट कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो फिर वही देखो क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो जब आप कम्युनिकेट करते हो टू द TCWG एज पर एस्से 260, आप देखो कौन सी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं। उन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को बताओ टू दी TCWG, उनको बताओ कि इस अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मेरी ऑडिट ओपिनियन पर क्या इफेक्ट हो सकता है। एक तरीके से उनको एक हिंट दे दो कि अगर आपने नहीं करेक्ट करी तो मेरी ओपिनियन ऐसी वाली जा सकती है। तो इसीलिए आप उनको कॉज एंड इफेक्ट दोनों बताओ, प्लस आप उनसे बोलो कि आप इस चीज़ को TCWG ठीक करवाओ, नहीं तो फिर ओपिनियन पर ये इफेक्ट आ सकता है। सो यही है हमारा एस्से 450, जो कि बहुत ही छोटा सा एस्से है, इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, बहुत सारे एस्सेज का इसमें रेफरेंस आ रहा है। इफ़ यू डोंट नो विच एस्सेज आर लिंक टू इट, आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, अदरवाइज वैसे कुछ है नहीं, इट इज़ वेरी ईजी। चलो फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, जिससे कि क्विक रिविजन भी हो जाए। तो एस्से 450 की बात करते हैं। एस्से 450 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर इवेलुएटिंग द मिस स्टेटमेंट्स विच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट आर द मिस स्टेटमेंट्स। मिस स्टेटमेंट्स मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल आइटम विद दैट ऑफ द financial item as required by the FRF.
ठीक है, तो इट कैन बी ड्यू टू बोथ फ्रॉड और एरर, बट फ्रॉड वाली मिस स्टेटमेंट्स के लिए व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स एज एन ऑडिटर आई नीड टू परफॉर्म आर मेंशन्ड इन SA 240. Other than those, I am going to cover up here the procedures which as an auditor I have to apply when I find out some misstatements which are material in nature and they have not occurred due to fraud. So I will consider this particular essay and I will perform the procedures as per this essay. Now, second question that comes to your mind is what are the reasons because of which misstatements occur. So misstatements occur because the data you collected was inaccurate or the processing you did from that data that is incorrect. Also, there are some amounts disclosures which you have omitted to disclose or omitted to consider. Also, there might be cases where you have applied a wrong accounting policy or you have selected a wrong accounting policy. Also, there may be cases where you need were required to take the accounting estimates but you took them incorrectly because you misinterpreted the facts, etc. And also, if I say what are the procedures as an auditor you need to perform, so as an auditor what I will do, I will consider first thing I will consider is whether these misstatements require any changes in my audit strategy or audit plan. If it is so, then I will follow the requirements as per SA 300 which we have already covered. Okay, next thing what I'll do is I'll communicate the material misstatements to the management and request them to change the same and make the necessary corrections. If the management does so, well and good, I will perform the additional procedures to determine whether the misstatements still exist or not. If the misstatements don't exist, then it is the perfect situation. I will give the unmodified opinion as per SA 700. But if the misstatement remains, then I will again communicate this matter to the management with the request for necessary correction. Now, if the management refuses to do so, I will understand why the management is not making the corrections and I will reassess the materiality as per SA 320. If the reasons are not satisfactory and the misstatements appear to me to be material, then I will communicate this thing to the TCWG as per SA 260. I will communicate what are the uncorrected misstatements and what are the possible effects on my audit opinion. Also, I will request the TCWG to correct the misstatements which are identified by the auditor. If the misstatements are still not corrected, then in that case I will modify my opinion as per SA 705 and obtain a written representation from the management and TCWG that they, as per their belief, the uncorrected misstatements are immaterial and this WR will be obtained as per SA 580. Okay, so now I think you are already clear with this essay and you have revised it as well with me. So yeah, if you like this, please give a big thumbs up to the video and share it with your friends so that they can also benefit from these videos. Subscribe to my channel in case you haven't yet and you are new to this channel. So check out other videos and then if you think that this channel is worth subscribing, so you can consider that. Okay, so the notes are mentioned in the description box below as always, and yeah, see you in the next video. Bye bye, take care.